जय हिंद सभी को। आप सभी को पता है कि एनडीए का पेपर हो गया है, तो अब कैडेट्स की टीम आपको सॉल्यूशन कराएगी। ठीक है, तो ये मान लो लगभग 100% एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो यूपीएससी देगी, यही आंसर्स देंगे जो हम लोग कराएंगे। ठीक है, तो उसी से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है, उससे पहले ये बैच आने वाला है हम लोगों का। ठीक है, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन में, तो उसको भी आप लोग देख सकते हो। डेमो तो इसी चैनल में आपको मिल ही जाएगा। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है, ईडियम्स का। नट्स एंड बोल्ट। नट्स एंड बोल्ट्स का मतलब क्या है, जो बच्चे ऑफलाइन वाले हैं उनको पता होगा कि मैंने ये कराया था। नट्स एंड बोल्ट्स का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसमें प्रैक्टिकल डिटेल्स हो। तो सही आंसर इसका क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा बी, टू गेट डाउन टू प्रैक्टिकल डिटेल्स। एक ऐसी चीज जिसमें प्रैक्टिकल डिटेल्स हो। ठीक है, अगली इडियम है हैट इन हैंड। हैट इन हैंड का मतलब होता है ह्यूमिलिटी, पोलाइटनेस। ह्यूमिलिटी, पोलाइटनेस, तो पोलाइटनेस के लिए कौन सा आ जाएगा, ए नंबर आ जाएगा विद ह्यूमिलिटी। आगे, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। ये मैंने एयरफोर्स वाली जो एनडीए एयरफोर्स की कॉमन क्लास ली थी, और एक मैराथन क्लास में बीच में मैंने ईडियम्स कराया था, उसमें भी मैंने कराया था कि एक ऐसी न्यूज जो किसी रिलायबल सोर्स से आ रही हो। रेडी एंड ईगर नहीं आएगा, सिग्निफिकेंटली डिस्टर्बिंग नहीं आएगा, इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिलायबल एंड अथॉरिटेटिव सोर्स। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन में आते हैं। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। इसका मतलब होता है अपनी क्षमता से अधिक खाना, अपनी क्षमता से अधिक कोई काम करना। तो ये भी मैंने क्लास में आपको कराया था, ये भी मैंने कराया है। तो इसका मतलब क्या है, टू ट्राई टू डू मोर देन यू कैन मैनेज, अपनी क्षमता से अधिक। तो बी इसका आंसर आ जाएगा। अ पीस ऑफ केक, अ कप ऑफ टी, चाइल्ड्स प्ले, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा इजी हो, समथिंग वेरी इजी टू अकम्प्लिश। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में। क्या लिखा है, ही क्लेम्ड हिज हाफ शेयर, आधा शेयर। शेयर तो नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा, हाफ क्वालिफाई कर रहा है, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव। आगे, स्विमिंग, वर्ब आईएनजी से अगर सेंटेंस शुरू होता है, इज अ हेल्दी एक्सरसाइज, तो ये क्या कहलाता है, जीरंड। जीरंड नाउन के रूप में काम करता है, हमेशा सिंगुलर होता है, मैंने क्लास में पढ़ाया था। तो स्विमिंग इज अ हेल्दी एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, जीरंड। आगे, आई हैव टोल्ड यू नाउ एंड अगेन, मैंने आपको बार बार बोला है। क्या बोला, बार बार। नाउ एंड अगेन, कई बार। तो ये क्या है, ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या है भाई साहब, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, डी, एडवर्ब आ जाएगा। कुछ बच्चों को लगेगा ये कंजंक्शन है, नहीं, ये कंजंक्शन नहीं है। ठीक है भैया, ये कंजंक्शन नहीं है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, ही सक्सीड, वो सफल हुआ, बाय द डिंट ऑफ। बाय द डिंट ऑफ का मतलब होता है किसी के बल पर, किसी के बल पर वो सफल हुआ। ठीक है, परसिवरेंस एंड सियर हार्ड वर्क। ठीक है, लगातार मेहनत की, उसके दम पर वो सफल हुआ। ही सक्सीडेड, वो सफल कैसे हुआ। अब कोई चीज वर्ब को क्वालिफाई कर रही, कोई चीज वर्ब को क्वालिफाई कर रही है, तो क्या आ जाएगा, एडवर्ब आ जाएगा, एडवर्ब। आई नीड यू टू रिटर्न दोज बुक्स, वो किताबें। बुक्स क्या है, नाउन, नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव या डिटर्मिनर। तो ये पहले एडजेक्टिव नहीं होगा, पहले डिटर्मिनर होगा। जो बच्चे बेसिक से हमसे एडजेक्टिव पढ़े होंगे, तो सबसे पहले मैंने यही बताया होगा कि पहले ये डिटर्मिनर होगा, बाद में एडजेक्टिव। आर्टिकल की क्लास में भी मैंने बताया था, पहले डिटर्मिनर होगा, फिर एडजेक्टिव, फिर वो आर्टिकल होंगे। तो ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी थी। आगे, अब इसमें क्या बताना है, इसमें सिनोनिम बताना है, सेम मीनिंग बतानी है। लिखा है, द जताका टेल्स, जताका टेल्स है, कोई कहानियां है, प्रेजेंट मोरल नैरेटिव इन द फॉर्म ऑफ एलिगोरीज। एलिगोरीज होता है जातक कथाएं, फेबल्स क्या होती है, जातक कथाएं होती है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, पैरेबल्स आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन लिखा है इनेब्रिएशन। इनेब्रिएशन का मतलब होता है इंटॉक्सिकेशन, मतलब दारू से रिलेटेड भी बोल सकते हो। ठीक है, आगे, ऑस्ट्रीपेरस, बहुत ज्यादा अनरूली टाइप का हो, डिसऑर्डर हो, बहुत ज्यादा शोर शराबा वाला हो, तो उसे ऑस्ट्रीपेरस बिहेवियर बोलते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, डिसऑर्डरली। कंप्लायंट तो बहुत ज्यादा ओबीडियंस होता है, तो ये तो आएगा ही नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डिसऑर्डरली आ जाएगा। अगला वर्ड क्या लिखा, ग्रोइलिंग। ग्रोइलिंग का मतलब होता है डिफिकल्ट। ग्रोइलिंग का मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेट, आर्डुअस, रिगोरस। तो आंसर क्या आ जाएगा, रिगोरस आ जाएगा, ए। अगला, एडॉर्नमेंट। एडॉर्नमेंट का मतलब होता है किसी को सजाना, संवारना। तो सही आंसर इसका आ जाएगा डेकोरेशन। एडॉर्नमेंट का सही आंसर क्या आ जाएगा, डेकोरेशन आ जाएगा। आगे, ऑफ द
बीटन ट्रैक, ऑफ द बीटन ट्रैक का मतलब होता है एक ऐसी चीज जहां पे आप फ्रीक्वेंटली ना जा पाओ। ऑफ द बीटन ट्रैक का मतलब होता है एक ऐसी चीज जहां पे आप फ्रीक्वेंटली ना पहुंच पाओ। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? अनफ्रीक्वेंट। क्या आ जाएगा? अनफ्रीक्वेंट आ जाएगा। अब मंत्रों को तुम क्या करते हो? उनकी चैंटिंग करते हो, बार बार उनको बोलते हो, तो उसके लिए कंफाउंड नहीं आएगा, इनकलकेट नहीं आएगा, इंडाइट नहीं आएगा। क्या आ जाएगा? रिसाइट करना। क्या करना? रिसाइट करना। डी सही आंसर हो जाएगा। अब यूटिलाइज, यूटिलाइज का मतलब होता है किसी को यूज करना, किसी चीज की उपयोगिता। तो हार्बर तो आपको पता है बंदरगाह होता है, हरांज होता है भड़काऊ भाषण, हेराल्ड कोई न्यूज। तो आंसर क्या आ जाएगा? हार्नेस। क्या आंसर आ जाएगा? हार्नेस। आगे अबेट, अबेट मैंने बहुत बार कराया था। अबेट, अबेट, अबेट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, डिमिनिश करना, शॉर्टेन करना, लेसन करना। तो आंसर क्या आ जाएगा? मिटिगेटेड। क्या सही आंसर आ जाएगा इसका? मिटिगेटेड आ जाएगा। आगे एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है डाउटफुल हो। एक ऐसी चीज जो डाउटफुल हो उसे हम बोलते हैं एम्बिगुअस। तो आंसर क्या आ जाएगा? क्रिप्टिक। क्रिप्टिक को हम बोलते हैं डाउटफुल या ड्यूबियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउटफुल या ड्यूबियस। ठीक है, अगला वर्ड है रूडी। रूडी का हमें क्या बताना है? एंटोनिम। रूडी का मतलब होता है जो चीज बढ़ रही, ब्लूम कर रही, डेवलप कर रही, डेवलपिंग स्टेज में हो, या कोई चीज हेल्दी स्टेज में हो। तो आंसर क्या आ जाएगा? कोई चीज हेल्दी है, कोई चीज अनहेल्दी हो, तो अनहेल्दी के लिए क्या आ जाएगा? कैडेवरस। कैडेवर आपको पता है डेड बॉडी होती है, और डेड बॉडी हेल्दी नहीं होती, अनहेल्दी होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा? कैडेवरस आ जाएगा, कैडेवरस। ठीक है भैया। आगे राइटियसनेस, राइटियसनेस का मतलब होता है एक व्यक्ति बहुत ज्यादा जेन्युइन हो। कैसा हो? जेन्युइन हो, बहुत ज्यादा जेन्युइन हो। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी से बताओ। बहुत ज्यादा जेन्युइन हो, जेन्युइन पर्सन, बहुत अच्छा व्यक्ति हो, मोरल हो, एथिकल हो, GENUINE। ठीक है, जेन्युइन हो। तो आंसर आ जाएगा इनक्विटी। इनिक्विटी, इनिक्विटी का मतलब होता है बहुत दुष्ट आदमी। ठीक है, दुष्ट आदमी होता है इनिक्विटी। कैसा होता है? दुष्ट आदमी होता है। ठीक है भैया। आगे लिस्टलेस, लिस्टलेस का मतलब क्या होता है? जो आराम कर रहा हो, बिल्कुल किसी चीज से मतलब नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा? स्किंटिलेटिंग। इसका मतलब जो एनर्जी से भरा हुआ होगा, बहुत ज्यादा एक्टिव होगा, ये इनएक्टिव पर्सन होगा। आगे डिसइंजीनियस, इंजीनियस मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें आ गया डिसइंजीनियस। डिसइंजीनियस का मतलब होता है एक ऐसी चीज, एक ऐसी चीज जो बहुत ही धोखाधड़ी से रिलेटेड हो। सॉरी, ये डिसइंजीनियस का मतलब होता है जो बिल्कुल सही हो, जो बिल्कुल सही हो। राइटियसनेस तो मोरली बहुत अच्छा व्यक्ति होगा, बहुत अच्छा पर्सन होगा, जेन्युइन पर्सन होगा। ठीक है, बहुत अच्छा व्यक्ति होगा, तो इनक्यूटी आ जाएगा। डिसइंजीनियस का मतलब होता है जो ऑनेस्ट हो। तो आंसर क्या आ जाएगा? स्क्रपुलस, डिसऑनेस्ट, बेईमान, परफिडियस मैंने आपको पढ़ाया था। आगे एक्साइटेबल, बहुत ज्यादा आप एक्साइटेड होगे तो ऑड वन आउट लगा दोगे, तो आंसर क्या आएगा? कंपोज्ड। एक्साइटेबल बहुत ज्यादा एनर्जी से भरा हुआ, तो कंपोज्ड बिल्कुल शांत। परप्लेक्स्ड मैंने कई बार बताया, कंफ्यूज्ड होता है इसका मतलब, बिविल्डर्ड होता है, बीफडल्ड होता है। ठीक है, तो इसमें अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसमें एंटोनेम बताना है, इसका एंटोनेम बताना है। तो अब बताइए क्या आएगा? ये तीनों तो इसके सिनोनेम हो गए। ऑड वन आउट लगाओ, आंसर आ जाएगा इनलाइटेंड। अगला ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज में ऑड वन आउट, अपग्रेड का मतलब बढ़ाना। अब बताओ डी ग्रेड मतलब कम करना, मैक्सिमाइज का मतलब बढ़ाना। ये तीनों तो सिमिलर हो गए, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी ग्रेड आ जाएगा। सही आंसर इसका क्या आ जाएगा? डी ग्रेड आ जाएगा। ठीक है भैया। आगे ऑडेसियसनेस, ऑडेसियसनेस का मतलब होता है बहादुरी। तो बोल्डनेस का मतलब भी होता है बहादुरी। फियरलेसनेस, फियरलेसनेस मतलब जिसके अंदर डर भी ना हो, ये भी बहादुरी आ जाएगा। इनसाइटफुलनेस भी नहीं होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? टिमिडनेस, कायरता, टिमिडनेस। आगे कनकरेंट, कनकरेंट का मतलब होता है लगातार जो चल रहा हो। तो आंसर क्या आ जाएगा? कंजिक्यूटिव। कुछ बच्चे बोल रहे हैं इसमें आंसर एब्स्टर्सिव आ जाएगा। ये डाउटफुल क्वेश्चन है, पर मेरे हिसाब से इसका आंसर कंजिक्यूटिव आना चाहिए, क्योंकि ये था लगातार, ये है एक के बाद एक, ये है लगातार, ये है एक को छोड़ के एक। ठीक है भैया, क्रमागत। तो आंसर इसका ये भी हो सकता था, पर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। ल्यूसिडिटी, ल्यूसिडिटी का मतलब होता है कि कोई चीज बिल्कुल स्पष्ट हो, अपेरेंट हो, बिल्कुल क्लियर हो, ऑब्वियस हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एम्बिग्विटी आ जाएगा। बन गया आपका? भैया ये 30 हो गए। एम्बिग्विटी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या आंसर हो जाएगा? एम्बिग्विटी, डाउटफुलनेस। ठीक है, जहां पे जो चीज वेग हो, अनक्लियर हो। कैसी हो? वेग हो, अनक्लियर हो। बहुत बार मैंने आपको बताया था। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है एरर का। द प्रोजेक्ट स्टाफ आर वर्किंग ऑन द वीकेंड सो एज नॉट टू डिले द प्रोजेक्ट एनी फर्दर। इनका मतलब जो प्रोजेक्ट स्टाफ है वो क्या कर रहे हैं, किसी चीज में
काम कर रहा है जिससे प्रोजेक्ट को और ज्यादा डिले ना हो जाए, और ज्यादा डिले ना हो जाए। तो प्रोजेक्ट स्टाफ आर नहीं हो जाएगा इज, यहाँ पे सिंगुलर आ जाएगा, स्टाफ सिंगुलर आ जाएगा, ठीक है। तो ए पे आ जाएगा। कुछ लोगों ने बोला फर्दर और फार्दर होगा क्या, नहीं, फर्दर का मतलब होता है एडिशनल, एक्स्ट्रा, और फार्दर डिस्टेंस के बारे में बताता है। तो यहाँ डिस्टेंस के बारे में कहीं बात ही नहीं हुई है, तो ये वाला नहीं होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं सो एज नॉट टू डिले होगा क्या, नहीं, वो बिल्कुल सही है। आगे, व्हेन आई सॉ अर्नब, जब मैंने अर्नब को देखा, ही सेड, अब यहां से नरेशन शुरू हो गया। डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हो, कुछ लोगों को लग रहा था भैया यहाँ पे यस्टरडे है तो ये पास्ट इंडेफिनिट होगा, पर एक चीज आपने देखा होगा, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो तो पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हो भाई साहब, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हो। ये तो आपको पता ही होगा, ये तो अच्छी तरीके से पता होगा। तो इसी को ही सेड ही हैड टेकन हिज, कुछ लोगों ने इसको ही टूक कर दिया, नहीं, वो रॉन्ग हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। और एक चीज और आपको पता था, यस्टरडे को किस में चेंज करते हैं, द प्रीवियस डे में। तो अगर बिल्कुल एग्जैक्ट आपको एरर चाहिए तो डी वाले पार्ट में हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट वाले में क्या आ जाएगा, डी पार्ट आ जाएगा, द प्रीवियस डे। आगे, ऑफ ऑल द प्लेयर्स, जितने भी प्लेयर्स हैं, इट वॉज रमेश, वह रमेश था, हु प्लान, जिसने प्लान किया। अब देखो भैया, हु क्या है, आरपी, आरपी रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लेता है। अगर ये पास्ट है तो यहाँ पे प्लान्ड होना चाहिए, अगर ये प्रेजेंट है तो यहाँ पे प्लान्स होना चाहिए, समझ रहे हो ना। अगर वो पास्ट में होता तो प्लान्ड आ जाता, पास्ट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट में है तो ये सिंगुलर है तो प्लान्स आना चाहिए, तो सी पार्ट में रह जाएगा। आगे, मैनी पीपल इन इंडिया आर स्टिल नॉट अवेयर ऑफ इंडियाज इंडिजीनियस फैब्रिक्स, बहुत सारे लोग हैं वो अभी भी फैब्रिक्स के बारे में अवेयर नहीं है। दैट रिफ्लेक्ट्स, दैट क्या है, आरपी, आरपी का एंटीसीडेंट क्या है, फैब्रिक्स, फैब्रिक्स क्या है, प्लूरल, तो रिफ्लेक्ट्स की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई साहब, रिफ्लेक्ट आ जाएगा, सिंगुलर प्लूरल का। जो बच्चे बोल रहे थे पता नहीं क्या कराया गया, जो आप लोग क्लास देखिएगा, एयर फोर्स की क्लास भी जो मैंने कंबाइंड वाली ली थी ना, एयर फोर्स और एनडीए की, उसमें भी मैंने ये सारी चीजें कराई थी, एक बार जाके देख लीजिएगा। और समझो, जो मैंने अभी टॉप 50 वर्ड्स की क्लास ली थी, तो ये जो सिनोनिम्स एंटोनिम है ना, टॉप 50 वाली क्लास में जाइएगा, कम से कम 20 में से 10-12 वर्ड्स आपको उसी क्लास से मिल जाएंगे, पीडीएफ। इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल में है, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी टेलीग्राम चैनल में है, और हमारे ऑफलाइन बच्चों का जो ग्रुप है एनडीए वालों का, उसमें भी एक बार मैच करिए कि सारी चीजें वही हैं कि नहीं, ठीक है, कोई हवाबाजी नहीं। और ईडीएम्स में तो 5 में से 4 तो मैंने ऑफलाइन क्लास में कराई हैं, ठीक है भैया। आगे चलते हैं, बाकी आप क्या कर सकते हो, ऑड वन आउट लगा के भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। आगे, मीनिंगफुल इकोलॉजिकल अफेक्ट्स। अब देखो भैया, दो चीजें होती हैं, एक होता है अफेक्ट, एक होता है, सॉरी, एक होता है इफेक्ट, एक होता है अफेक्ट। इफेक्ट क्या होता है, नाउन होता है, अफेक्ट क्या होता है, वर्ब। इकोलॉजिकल क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, मीनिंगफुल इकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द हैंडलूम सेक्टर कैन बी ऑप्टिमाइज्ड थ्रू रिसाइकलिंग प्रैक्टिसेज। आगे चलते हैं, एक्टिव एंड पैसिव मैंने कराया था, तब आप लोग हंस रहे थे भैया एक्टिव पैसिव कहाँ आ जाएगा, लो आ गया, अब करो आप लोग। पहला क्या है, दे लॉब डेट हिज वार्निंग्स, वो हंसा उसकी वार्निंग्स पे, एंड ऑब्जेक्टेड टू ऑल हिज प्रपोजल्स, और सारे प्रपोजल्स को उसने विरोध किया। कितना लगे, कुछ भी नहीं बने, जितने बने उतने के तो भेज दो ना, ठीक है। दे लॉब डेट, अब क्या आ जाएगा, हिज वार्निंग्स को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, और पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज या वर आना चाहिए। हिज वार्निंग्स वर लॉब डेट एंड हिज प्रपोजल्स वर ऑब्जेक्टेड टू, बिल्कुल सही है, ऑब्जेक्टेड टू, बिल्कुल ए वाला बिल्कुल सही, फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। वन वाला बिल्कुल सही, नाइदर वाला तो ऐसे खत्म, ये वाला ऐसे खत्म, दो ऑप्शन से एलिमिनेट हो गए। देखो हिमांशु भाई, तुम्हारा वाला नियम मैं लगा रहा हूं, कैसे एलिमिनेट करो। आगे, डू नॉट इंसल्ट द वीक, कमजोरों की क्या ना करो, इंसल्ट ना करो। तो अब क्या आएगा, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू इंसल्ट आना चाहिए, नॉट टू से पहले आना चाहिए, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू इंसल्ट द वीक, मतलब सेकंड वाला रॉन्ग हो गया, तो ये बोथ वाला भी खत्म। जब 3 खत्म तो जो बचा वो अपने आप सही हो गया। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ये भी मैंने कराया था तब, किड्स
है ना, किड्स ऐसे ही हंसते रहते हैं। आ जाओ, द पुलिसमैन सेड टू अस, पुलिसमैन ने कहा। जब वेयर आ गया मतलब इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में क्या आता है, आस्क, आस्क के तुरंत बाद आएगा वेयर, खुद कंजंक्शन का काम करेगा, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है कंजंक्शन के तुरंत बाद। तो वेयर वी यहां पे आना चाहिए, वी यहां पे आना चाहिए, तो ये वाला गलत, फर्स्ट वाला गलत। फर्स्ट कहां कहां पे है, ये वाला है, ये गलत, ये गलत हो गया। आगे, कॉल द फर्स्ट विटनेस, कॉल द फर्स्ट विटनेस, जज ने बोला जो पहला विटनेस है उसको बुलाओ। यहां पे जज बोला द जज सेड देम टू कॉल द विटनेस फर्स्ट, पहले विटनेस को बुलाओ। यहां पे मीनिंग जा रही पहला जो विटनेस है, पहला जो गवाह है उसको बुलाओ, और यहां पे जज कह रहा कि पहले गवाह को बुलाओ। दोनों में मीनिंग चेंज हो गई। दोनों में देखो, यहां पे जो फर्स्ट था विटनेस से पहले आना चाहिए था, तो ये भी वाला खत्म हो गया। जब सेकेंड वाला भी खत्म तो आंसर आ जाएगा नाइदर वन नॉर सेकेंड, ठीक है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। आगे, हैव वन फुट इन द ग्रेव, हैव वन फुट इन द ग्रेव का मतलब होता है मौत के बिल्कुल पास होना, टू बी इन द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ। पहला सही, तो थर्ड वनली खत्म हो गया, सेकेंड एंड थर्ड खत्म हो गया, दो ऑप्शन खत्म हो गए। गेट योर फीट वेट, गेट योर फीट वेट का मतलब होता है स्टार्ट डूइंग समथिंग, किसी काम को करना शुरू करना, स्टार्ट डूइंग समथिंग, किसी काम को शुरू करना, ठीक है भैया। यहाँ पे सिक्योरली की तो कोई बात ही नहीं, ये वाला खत्म हो गया, मतलब सेकंड खत्म। तो सेकंड कहां पे था, ठीक है। आगे, फॉलो सूट, फॉलो सूट का मतलब होता है किसी चीज से एग्री होना, तो कंफर्म का मतलब भी होता है किसी चीज से एग्री होना, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो थर्ड बिल्कुल सही, तो सही आंसर इसका क्या आना चाहिए, सही आंसर आना चाहिए फर्स्ट एंड थर्ड, सही आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड। आगे, पर्ट्रेट, पर्ट्रेट अभी मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जिसकी स्मेल बहुत खराब हो, ओडोर जब मैंने बताया था, ओडोर लेस मैंने बताया था, तो ये तो बिल्कुल सही है। आगे, राई का मतलब होता है कि झूठी स्माइल, किसी को सार्केस्टिक वे में, आयरॉनिक वे में हंसना, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है भैया। आगे, एफ्लटर, एफ्लटर का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा एनर्जी, तो तीनों सही है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 एंड 3, ऑल आर करेक्ट। आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है भैया, अच्छा भैया अब ये थोड़ा हार्ड वाले आ गए, यहाँ पे थोड़ा हार्ड है, देखो अभी मैं बताता हूँ, हार्ड वर्ड कुछ नहीं होता। क्या लिखा, आई स्पेंड ब्लैंक मनी, एक्स की जगह भरना है, आई स्पेंड मनी ऑन क्लॉथ्स इन द होल फैमिली, पूरे परिवार में। जब होल की बात आती है तो पॉजिटिव डिग्री आती है, कंपैरेटिव आती है, सुपरलेटिव, तो सबको पता है लिटिल लेस, लेस होती कंपैरेटिव डिग्री, तो आंसर आ जाएगा द लीस्ट। तो द लीस्ट कहां कहां पे है, दो जगह है, दो ऑप्शंस हो गए एलिमिनेट। अब ये क्या लिखा है, द पीपल हु वर्क द हार्डेस्ट मेक, अब बताओ जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं तो वो सबसे कम मिस्टेक करते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, द फीवेस्ट। तो सही आंसर कौन सा आ गया, एलिमिनेट करो, ये वाला भी खत्म, तो सही आंसर क्या आ जाएगा, द लीस्ट एंड द फीवेस्ट। आगे, अगला, ओहो हो, कंप्लीट करो इसका, अरे ग्रामर लगा दो सीधे। आई विल नॉट पे फॉर द गुड्स, जो सामान है उसके लिए मैं पे नहीं करूंगा, कब तक पे नहीं करूंगा, कब तक नहीं करूंगा, जब तक नहीं, ठीक है। और आपको लग रहा हो अनटिल या अनलेस, ये दो खत्म हो गए। अनटिल जो होता है वो टाइम कंडीशन बताता है, अनलेस जो होता है नॉर्मल कंडीशन बताता है, तो यहाँ पे टाइम की तो बात ही नहीं है, जब तक वो दोबारा हमें बिल नहीं भेज देगा तब तक। तो आंसर यहाँ पे बेस्ट क्या हो जाएगा, डी। जो बच्चे बी लगा के आए थे तो बी उनका हो गया मोए मोए, क्या हो गया, मोए मोए, जब तक नहीं। आगे, आई डिड नॉट बाई इट, मैं इसको नहीं खरीदूंगा। अब हमें चाहिए रीजन, तुम पूछते भैया क्यों नहीं खरीदोगे, तो अब रीजन के लिए क्या आएगा, इफ आएगा, यदि नहीं भैया, एनीवे नहीं भैया, एज फॉर नहीं, बिकॉज आई डिड नॉट लाइक द लुक ऑफ इट, क्योंकि मुझे उसका लुक पसंद नहीं। कोई गाड़ी, कोई फोन, कोई कपड़ा आप क्यों नहीं खरीदते हो, क्योंकि उसका क्या नहीं पसंद होता, लुक, कहते उसका लुक अच्छा नहीं लग रहा है। आगे, आई सेंट हर अ बुके ऑफ ऑर्चिड्स, मैं उसे भेजूंगा एक बुके ऑर्चिड्स का, तो आप बताइए क्या आएगा, ठीक है। डिलाइटेड, यहाँ पे एक वर्ड आ गया डिलाइटेड, डिलाइटेड का पेयर फॉर से नहीं बनता, ऑफ से नहीं बनता, ऑन से नहीं बनता, डिलाइटेड फिक्स्ड प्रेपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट लगा देते। डिलाइटेड का पेयर किससे बनता, विद से। तो आई सेंट हर अ बुके ऑफ ऑर्किड्स विद विच शी वॉज एब्सोल्युटली डिलाइटेड, ठीक है। आगे, यू मस्ट स्टे इनसाइड, तुम्हें अंदर रहना चाहिए था, ठीक है। वेयर इट स्टार्ट, वेयर जहां पे, कि जब, क्या चाहिए भैया, टाइम की बात चाहिए ना, और टाइम के लिए क्या आता है, वेन, टाइम के लिए क्या आता है, वेन। तुम्हें यू मस्ट स्टे इनसाइड, तुम्हें अंदर रहना चाहिए, कब रहना चाहिए, वेन
इट स्टार्ट्स रेनिंग, जब बारिश शुरू हो गई तब आपको अंदर रहना चाहिए। आगे, यू मस्ट वेट, तुम्हें इंतजार करना चाहिए। कब तक इंतजार करना चाहिए? जब तक यू सी द लाइट टर्न ग्रीन, जब तक तुम नहीं देख लेते कि लाइट क्या हो गई, ग्रीन हो गई। अनटिल, अनटिल यहाँ पे टाइम की बात है भैया। जब वेट करते हो सिग्नल में तो क्या देखते हो, टाइम। रेड को देखोगे नहीं, ग्रीन लाइट जब तक नहीं होगी तब तक इंतजार करोगे कि रेड लाइट तक इंतजार करोगे? बताइए, रेड लाइट तो बताएगी कि और ज्यादा इंतजार करो, आगे कब जाओगे, जब ग्रीन लाइट हो जाएगी। थोड़ा अपना क्या है कि बेसिक चीजें भी यूज कर लो, ठीक है। आगे, ऑल दो इट वॉज रेनिंग, ऑल दो का पेयर या तो कॉमा से बनता है या तो यट से बनता है। तो स्टिल वाला खत्म हो गया, इवन वाला, दो ऑप्शन खत्म हो गया। अब कॉमा और यट दोनों एक साथ नहीं आ सकते, या तो कॉमा आएगा या तो यट आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। ऑल दो इट वॉज रेनिंग, यद्यपि बारिश हो रही थी, वी हैड द पिकनिक, फिर भी हम कहाँ पे गए, पिकनिक में गए। तो ये बात हम लोगों की हो रही कि बारिश हो या कुछ हो, हम लोगों को कहीं जाना है तो जाना है। आगे, When I would arrive, I will call you, जब मैं आऊंगा। फ्यूचर कंडीशन मैंने बताया था, जब दो फ्यूचर इवेंट्स एक साथ हो रहे हो तो जो काम पहले होगा, जो काम पहले होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो काम बाद में होगा फ्यूचर टेंस। कंजंक्शन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। तो जब मैं आऊंगा तब मैं तुम्हें काम करूंगा, जब कॉल करूंगा। तो वेन वाली क्लॉज में, कंडीशनल क्लॉज में मॉडल का प्रयोग नहीं होता, ये भी मैंने बताया था। वेन आई अराइव आई विल कॉल यू, जब मैं आऊंगा आपको कॉल करूंगा। आगे, हु एमंग यू, हुम एमंग तो आएगा नहीं, ये खत्म हो गया। एमंग्स तो आना ही नहीं था। अमिट तो अनकाउंटेबल के लिए, तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। आगे, नो सूनर, नो सूनर का पेयर बनता है देन से, पहली चीज ये, नो सूनर देन। अरे भैया आगे पेयर बनेगा, नो सूनर से जब भी सेंटेंस शुरू होगा तो पहले रूल कौन सा लगेगा, इन्वर्जन। ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी बच्चे होंगे, ये सारी चीजें मैंने कराई है, कमेंट भी कर देना अगर नहीं कराई है तो, ठीक है। तो नो सूनर से सेंटेंस शुरू होगा तो इन्वर्जन का रूल लगेगा, और इन्वर्जन के रूल में पहले क्या आता है, पहले आता है हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। और नो सूनर का पेयर देन से नहीं बनता, देन से बनता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। नो सूनर हैड, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब। नो सूनर हैड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, तब ट्रेन ने क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया। आगे, हार्डली, हार्डली का पेयर वेन से बनता है, ये खत्म हो गया। हार्डली का पेयर वेन से बनता है, हार्डली इन्वर्जन शो करता है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, ये खत्म हो गया। अब स्कार्सली का पेयर भी वेन से बनता है, ये खत्म हो गया। तो आंसर क्या आएगा, स्कार्सली हैड आई अराइव्ड एट द एयरपोर्ट व्हेन द प्लेन डिपार्टेड। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन हो गए। और जिन बच्चों को कैडेट्स डिफेंस एकेडमी का ऑफलाइन या फाउंडेशन या कोई भी बैच लेना है तो ये कुछ नंबर्स हैं, आप इन पे कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हो। और ऑफलाइन बैच जो है हमारा एनडीए स्पेशल बैच जो है 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन इन दोनों में से किसी एक नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। अब आपको लगेगा कि पेपर कैसा था, तो मैं बताऊं, वैसे पिछली बार जो पेपर था तो उसमें एक 30-32 नंबर एक अच्छा स्कोर था, लेकिन यहाँ पे आप 35 तक इजीली स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो आप मिला भी सकते हो। एक दो क्वेश्चन शायद मेरे गलत हो गए हों जल्दबाजी में, तो वो ना करना। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ 98% एक्यूरेसी के साथ, अप्रॉक्स 100 तो नहीं बोल रहा हूँ, एक आध गलत हो सकते हैं, यही यूपीएससी यही आंसर की देगी। आप लोग चेक भी कर लीजिएगा, ठीक है। और ये पूरा मैंने एनालिसिस कर दिया है। पेपर ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा इजी नहीं, इजी और मॉडरेट के बीच का पेपर है। आप 35 प्लस आसानी से कर सकते हो। क्या किया जाए, ठीक है, बॉस हो गया, कर दो, 1 मिनट। चलो भाई, ये हो गया इंग्लिश का सॉल्यूशन। बताइएगा कैसा लगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, जय हिंद। जय हिंद साथियों, जीएटी के सेक्शन बी की अब बारी है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे फिजिक्स का जो पोर्शन है, उसके आंसर्स मैं आपको बताऊंगा। कैसा रहा पेपर, क्या ओवरव्यू है, वो तो बात की बात है। तो जीएटी का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, तो चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। तो इंग्लिश वाले सर ने तो आपको बता ही दिए कि किस किस तरह से क्वेश्चंस आए थे। मैं फिजिक्स वाला पार्ट आपको ओपन करता हूँ, ये देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 76 से फिजिक्स है, ये आपका जो है कैलोरीमेट्री से ये क्वेश्चन पूछा गया है। कैलोरीमेट्री से मिक्सिंग का ये क्वेश्चन है, ठीक। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 0.015 kg आपका आंसर मैच कर रहा है। अगला सवाल पूछा है कि एक लार्ज कंटेनर है, उसके अंदर आइडियल गैस भरी हुई है। मैं क्वेश्चन ज़्यादा
जो है पढ़कर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आप आंसर का वेट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है, प्रेशर को बढ़ाया गया है। तो प्रेशर पर जो है गैस की जो वेलोसिटी है वो डिपेंड नहीं करती, इसलिए आंसर इसका 1 हो जाएगा। जब एक आदमी जो है कूदता है ऊपर से, जो है किस पर कूदता है, रेत पर कूदता है, तो भाई रेत पर कूदता है तो डेल्टा टी वहाँ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इम्पैक्ट का टाइम बढ़ने से एफ इज इक्वल टू आपको पता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है। तो क्वेश्चन का आंसर देखिए, द सैंड इंक्रीजेज द इम्पैक्ट टाइम, तो इसका आंसर जो है आपका सी आ जाएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल में बोला गया कि एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए कॉनकेव मिरर की यहाँ पर बात की जा रही है, तो कॉनकेव मिरर की यहाँ बात की जा रही है, तो ये आपका फोकस हुआ, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। तो एक जो वस्तु है उसको, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसको इधर की तरफ ला रहे हैं, तो इमेज क्या होगी, इसके बीच में बनेगी, तो इमेज क्या जाएगी, इमेज इस तरफ शिफ्ट होगी, तो यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जो है इमेज चली जाएगी। तो क्वेश्चन का आंसर होगा द इमेज विल एक्सेलरेट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोला गया है कि पार्टिकल को मूव किया गया है x से y अंडर अ फोर्स फील्ड, द वर्क डन डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्पीड। तो ये है वर्क एनर्जी थ्योरम कि किया गया कार्य जो है किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में देखिए एक प्लैनेट का टाइम दे रखा है, तो यहाँ कैपलर्स का लॉ लगाएंगे, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर टू दी पावर 3 के। तो जब आप यहाँ रखेंगे तो टाइम पीरियड कितना दे रखा आपको, 8 गुना दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 64 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका R1 का क्यूब बटे R2 का क्यूब करेंगे। तो यानी कि यहाँ से जो R1 की वैल्यू आएगी जब आप इसका रूट लेंगे तो 8 गुना आएगा, 8 8 64 किसका, R2 का। तो डी ऑप्शन देखिए, द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द प्लैनेट ऑर्बिट इज 4 टाइम्स, ठीक है, तो 4 आएगा, सॉरी, जब आप इसको 64 करेंगे तो 4 चको 16 चको 64, 4 आएगा, तो ये 4R2 आएगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या जाएगा, डी आपका आंसर मैच हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका, जो लाइटनिंग रॉड है उसकी जो टिप होती है वो शार्प किस लिए होती है, ताकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सके, चार्ज को आसानी से लीक कर सके। बेसिकली इसकी जो कैपेसिटी होगी वो कम होगी क्योंकि C इज इक्वल टू 4πε0r होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। तो क्वेश्चन का आंसर जाएगा आपका सी, कोरोना डिस्चार्ज। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, एक पेरिस्कोप, पेरिस्कोप को कहते हैं परिदर्शी, जो कि पनडुब्बी में ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है, और उसके अंदर प्लेन मिरर लगाए गए हैं 45 डिग्री पर। उसके अंदर अगर आपने लिक्विड भर दिया तो लिक्विड भरने पर क्या होगा, लिक्विड भरने पर देखिए, क्योंकि पेरिस्कोप जो है रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट पर काम करती है, जब आप उसके अंदर लिक्विड भर देंगे तो स्पीड स्लो हो जाएगी, तो यानी कि इमेज जो है अनचेंज रहेगी, इमेज पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है क्योंकि रिफ्लेक्शन पैटर्न वैसा ही रहेगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व, ऐसा ऑब्जर्व किया गया, दैट अ मिरर ऑलवेज फॉर्म इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस। तो पोल एंड फोकस के बीच में कौन सा मिरर जो है हमेशा ही इमेज बनाता है, तो ये आंसर आएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ऐसा करता है। चलेंगे अगले सवाल की तरफ। यहाँ देखिए ये बोला है कि एक स्काई डाइवर है, और स्काई डाइवर पर कितना फोर्स लग रहा होगा भाई, एक तो mg लग रहा होगा, एक जो है उसकी तरफ उस पर जो है एयर फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो उसने आपसे कहा कि उसका वो जो है कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिर रहा है। तो अगर वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन उसका 0 है। एक्सेलरेशन अगर 0 है तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो mg के बराबर होगा, तो यानी कि अपवर्ड जो फोर्स होगा वो mg के बराबर। और स्काई डाइवर जो है 60 किलो का है, g को आप 9.8 लेंगे, ठीक है। तो यानी कि 6 × 98 अगर आप करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका 588 आपका जो है आंसर मैच कर जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द ह्यूमन आई इज सेंसिटिव। तो हमारी जो आंखें होती है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 2 तरह के फील्ड होते हैं, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ब्राइटनेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और गर्मी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो आप महसूस कर पाते हो, वो होता है ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारी आंखें जो सेंसिटिव है वो किसके लिए है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट के लिए हमारी आंखें सेंसिटिव हैं।
अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, इसने कहा कि x और z को हटाकर एक वायर हमें यहाँ लगानी है सो दैट की रेजिस्टेंस उतना ही रहे। अब आप देखिए दोनों के दोनों पैरेलल में है, तो यानी कि अगर मैं आर निकालता हूँ टोटल, तो यहाँ कितना आएगा, ये आएगा रो, ठीक है। लेंथ उसकी एल दे रखी है, तो ये क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो 2a, फिर उसके साथ सीरीज में है तो ये हो जाएगा रो एल बाई ए। जब आप इसको जोड़ेंगे तो ऊपर 3 आ जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा रो 3l अपॉन 2a। यानी कि अगर आपको रेजिस्टेंस को उतना ही रखना है, अब उसने कहा कि रेजिस्टेंस हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, तो यानी कि लंबाई आपको 3l चाहिए और एरिया आपको क्या चाहिए, ट्वाइस चाहिए, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन इन्होंने पूछा इसमें। अब यहाँ देखिए 90 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो यहाँ पर आप परपेंडिकुलर जब डालेंगे, तो परपेंडिकुलर डालेंगे तो भाई ये वाला एंगल 30 हो जाएगा और ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री हो जाएगा। कांच के लिए क्रिटिकल जो एंगल होता है, क्रांतिक कोण, वो 45 डिग्री 42 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो यहाँ TIR हो जाएगा, तो रे आपकी नीचे की तरफ निकलेगी, इसलिए जो है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या था, इस क्वेश्चन में ये था कि एक रे जो है इंटरनली इस तरह से टकरा रही है और टकराने के बाद जो है वो इस पर इस तरह गिरती है परपेंडिकुलरली, ताकि वो अपनी जो है पाथ को रिट्रेस कर पाए। तो ये वाला आपको π/3 यानी कि 60 डिग्री दिया हुआ है। अगर ये 60 है तो ये वाला आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ और ये 90 तो है ही, तो थीटा प्लस 30, ठीक है, प्लस आप क्या करेंगे 90, तो ये टोटल आपका 180 आएगा। तो जब आप इसको उधर ले जाएंगे तो 90 में से 30 जाके 60 ही यहाँ बचने वाला है, तो 60 का मतलब है π/3 ही आपका बचने वाला है, तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन पेपर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मुश्किल है। देखिए ये फिजिक्स है और फिजिक्स जो है एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, तो जब आपको क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, चाहे वो ऑप्टिक्स पढ़ाई जाए कि चाहे करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई जाए, तो लॉजिक्स अगर आपके क्लियर हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हो। हाँ, ये बात जरूर है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको PYQs में देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये नए पैटर्न पर तो आप नहीं कह सकते, आया तो फिजिक्स ही है, बस आपको आदत ऐसी हो गई कि आप हर साल 5-6 साल के क्वेश्चंस करते हो, तो उस वजह से आपको लगता है कि सर वैसा तो कुछ आया नहीं, जबकि सारे क्वेश्चन जो है लॉजिकल है। हाँ, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दें तो भाई जिसकी फिजिक्स इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है वो बच्चा जो है इतना बेहतर नहीं कर पाया होगा। लेकिन 25 क्वेश्चन में से है, हिमांशु सर मेरे सामने बैठे हुए हैं, 25 क्वेश्चन में से देखो 15-16 क्वेश्चन हर बच्चा केपेबल है, अगर वो पढ़ रहा है, रेगुलर पढ़ रहा है, तो 15-16 क्वेश्चन, ठीक है, आराम से बना सकता है, ठीक है। और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एज इट इज अगर आप कहें कि सर ऑप्शन भी चेंज ना हो, भैया ये UPSC है, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया, अलग से भारत सरकार ने कमीशन बनाया है इस चीज़ के लिए, तो इतना तो यार क्वेश्चन पेपर की रिस्पेक्ट तो बनती है, ठीक है। इतना भी नहीं कि भाई वो पुराना रटा रटाया आपको से पूछेंगे, थोड़ा सा तो दिमाग पे जोर डालना ही पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल में देखिए एक लॉजिक ये लगाना था कि जब भी कोई ग्राफ दिया जाता है तो ग्राफ का एरिया हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले एरिया वाली अप्रोच जिस बच्चे ने लगाई, तो एरिया का मतलब है F को आप T से मल्टीप्लाई करेंगे, तो F को T से, अब F इज इक्वल्स टू क्या होता है, MA, ठीक है, F इज इक्वल्स टू MA होता है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ M रखते हैं, ठीक है, F की जगह आप रखते हैं M और A की जगह रखते हैं डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, और ये डेल्टा T इंटू में चल रहा है, तो कट पीट के जो बचने वाला है वो आपका बचने वाला है M डेल्टा V, जो कि इसका एरिया होगा, ठीक है। जब आप इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ये एक ट्रिपीजियम होगा और ट्रिपीजियम का एरिया होता है 1/2 बेस सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये वाली साइड आपकी टोटल पूरी 25 दिख रही है, और यहाँ देखिए ये आपकी जो है ये वाली साइड 20 है और ये वाली कितनी है, 5 है, तो प्लस 15 हो जाएगा। और डिस्टेंस बिटवीन देम देखेंगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 और 15 आपका 40, तो यानी कि 20 गुणा 20 आपका एरिया बनेगा, ठीक है। तो 20 गुणा 20 आपका एरिया बना, यानी कि M डेल्टा V की जो वैल्यू आएगी वो 20 गुणा 20 आपकी आ रही है, ठीक है। अब यहाँ मास कितना दे रखा है आपको, 10 दे रखा है, तो मास आपको 10 दिया हुआ है, तो यहाँ जैसे ही आप 10 रखेंगे, ठीक है, 10 रखेंगे तो और यहाँ कितना बनेगा आपका 400 बन गया, तो जीरो कट जाएगी, तो डेल्टा V कितना आ रहा है 40। ये मानते हुए कि पार्टिकल शुरू में रेस्ट में है, तो फाइनल स्पीड का जो आंसर आएगा वो 40 के करीबन पहुंचेगा। कह रहा है कि एक पेंडुलम, अब देखिए जब आप सिंपल पेंडुलम को क्लास 11th में पढ़ते हैं तो हम जो फॉर्मूला डराइव करते हैं वो स्मॉल एंगल के लिए करते हैं, स्मॉल एंगल के लिए, ठीक है। यानी कि जो mg sin थीटा हम लोग लेते हैं ना,
वो mg साइन थीटा को हम kx के इक्वल रख देते हैं और फिर कहते हैं कि साइन थीटा स्मॉल है, तो यानी कि थीटा की जगह पर हम लोग रख देते हैं क्या, x अपॉन एल। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा कि एक लार्जर एंगल अगर दे दिया जाए तो टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड क्या होगा, ज़्यादा आएगा किससे, टी नॉट से। ठीक है, तो मेन फॉर्मूला ये होता है टी नियरली इक्वल टू टी नॉट, ठीक है, 1 प्लस, ठीक है, थीटा स्क्वायर बाई 16। जब आप इसको खोलेंगे ना, ठीक है, जब आप इसको खोलेंगे बाइनोमियल से तो इतना आएगा बस। वैसे इतना ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं था, बस आपका आंसर क्या आपको करना था, तो ये आपको आंसर करना था कि टी विल बी स्लाइटली ग्रेटर। अब यहाँ देखिए भाई, दो फोर्स दे रखे हैं, F1 भी F के इक्वल दिया हुआ है और F2 भी F के इक्वल दिया है, और F नेट भी क्या दिया है, वो भी F के इक्वल है। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आपको पता होना चाहिए कि इस केस में थीटा क्या होगा, 120 डिग्री होगा, यानी कि दो फोर्स आपके इस तरीके से काम करेंगे 120 डिग्री पर, और इनका रिजल्टेंट इनके बीच में इस तरह से लाई करेगा, 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। π/3 का मतलब है 60 डिग्री और 2π/3 का मतलब है 120 डिग्री, तो यानी कि बोथ 1 and 2 विल बी करेक्ट होंगे। चलिए ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर जो है नीट या मेंस में देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा कि एनडीए ने क्वेश्चन पूछा। देखिए आपको पता है कि C इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आपका m अपॉन, ठीक है, C इज इक्वल टू होता है mc डेल्टा टी, तो ये होता है dq अपॉन, ठीक है, dq अपॉन m dt होता है। बस आपको यहाँ dq आपसे पूछा था, तो ये हो जाएगा आपका mc dt, c का वैल्यू रखेंगे, दोनों को इंटीग्रेट करेंगे लिमिट के साथ, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, t1 से t2 है। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो c की वैल्यू रखनी पड़ेगी c नॉट अल्फा t, तो c नॉट का इंटीग्रेशन c नॉट कैपिटल T हो जाएगा और अल्फा t का हो जाएगा अल्फा t स्क्वायर अपॉन 2। जब आप इसको कॉमन लेके सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपका आंसर डी मैच कर रहा होगा। ठीक, अगले सवाल पर देखिए, इसने कहा है कि भाई पीवी स्क्वायर जो है कांस्टेंट है। अब देखिए क्योंकि आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस के लिए हमें पता है कि पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। ठीक है, तो यहां से आप पी को रिप्लेस कर सकते हो, पी जो आएगा आपका वो टी अपॉन वी आ जाएगा, एनआर तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ टी अपॉन वी रखोगे और इंटू वी का स्क्वायर, ये आपका कांस्टेंट बन रहा है, तो वी से इसका पावर खत्म होगा और टी वी इज इक्वल टू यहाँ कांस्टेंट बनेगा, तो यानी कि कुल मिला के T1 बटे T2 जो आएगा आपका, वो आएगा आपका V2 अपॉन V1। तो ऐसा कुछ ऑप्शन आपको दिख रहा है, कहां पर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। चलिए अभी ये देखना बाकी है कि यूपीएससी अपनी ऑफिशियल आंसर की में क्या कहती है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि लगभग 99% तो हिमांशु सर आंसर की लगभग यही होती है। एक आध क्वेश्चन हर साल थोड़ा सा जो है ऐसा होता है कि प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ठीक है भाई, हमारे आइडिया से वो है, यूपीएससी क्या सोचती है उस बारे में। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक आध क्वेश्चन का देखो आंसर की में आने के बाद वो थोड़ा सा चेंज हो रहा होगा, तो आप ये मत सोचिए सर आपने तो ये बताया था। ठीक है, तो उसको फिर उस नज़रिए से जो है सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो काउंसिल है आपकी वो क्या सोचती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आगे कहा गया है कि पी इज इक्वल टू के टी आपसे बोला गया है, तो एक थर्मोडायनेमिक जो है यहाँ पर इक्वेशन के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ सिंपल सी बात है कि यहाँ वॉल्यूम जो है कांस्टेंट लिया गया है। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट लिया है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, वो क्या होगी, C इज इक्वल टू CV के इक्वल आएगा। ठीक है, और मे भी ऐसा हो सकता है कि आपका आंसर CP प्लस CV बाई 2 आ रहा हो, लेकिन अगर आप मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आप यही पाएंगे इसका। ठीक, हमें भी बताइएगा कमेंट में अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है, तो हम भी उसके बारे में जो है पुनः उस विचार करेंगे, क्योंकि तुरंत पेपर आता है, हम लोग तुरंत उस पर बैठते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आप किस माइंडसेट से, लेकिन एक हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए हमारे बीच में, कंट्रोवर्सी नहीं चाहते, है ना, कंट्रोवर्सी नहीं होती है, इसमें होना चाहिए हेल्दी डिस्कशन कि क्या आपका लॉजिक क्या है, हमारा लॉजिक क्या है। ठीक है, बिल्कुल मैं गलत हो सकता हूं, आप गलत हो सकते हो, लेकिन मैथमेटिक्स कभी भी गलत नहीं हो सकती। चलिए, बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड में ले जाया गया है। देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड में जब आप किसी भी चीज को ले जाते हैं तो जो वर्क डन होता है वो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पर। अब क्योंकि दोनों ही पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों के पोटेंशियल सेम है तो डिफरेंस होगा नहीं, तो इसका आंसर आएगा नो वर्क इज डन बाय द ग्रेविटी। बढ़ेंगे आगे। अब ये सवाल देखो, आपको पोजीशन वेक्टर दे रखा है, तो जब आपको पोजीशन वेक्टर r दिया हुआ है, r आपको दिया है कितना, √3 t स्क्वायर i कैप
प्लस √2TJ, ठीक है, और प्लस कितना √5K। अगर मैं यहाँ इसकी वेलोसिटी निकालूंगा तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन किसकी होती है, मोमेंटम की होती है। तो 2 आगे आ जाएगा 2√3 और ये हो जाएगा आपका TI कैप और ये हो जाएगा आपका √2J, ठीक है। अब फोर्स के लिए पूछा गया तो एक्सेलरेशन तक पहुंचना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा √2√3I कैप और J वाला तो 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों के बीच में ना तो परपेंडिकुलर का रिलेशन बन रहा है और ना ही पैरेलल का। तो आंसर आएगा द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज नॉट पैरेलल टू द इंस्टेंटेनियस मोमेंटम। यहां देखिए कह रहा है कि 2 फ्रेम है, मतलब एक फ्रेम से तो ऐसा लग रहा है कि मतलब हम रेस्ट में है और बॉडी ऊपर से नीचे गिराई गई है। अनदर फ्रेम एस डैश इज मूविंग अपवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी u। सो बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो है एक काइनेटिक एनर्जी है। तो बस सिंपल सी बात है, अगर आप ज्यादा डीप मत जाइएगा तो आंसर आएगा इसका डेल्टा के इज लार्जर इन फ्रेम एस डैश। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब ये कह रहा है कि स्टेबल जो है, जो आपकी होता है फ्लोटिंग स्टेबल कब होती है। देखिए 2 चीज होती है कि अगर बॉडी का जो सेंटर होता है उसे कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और बॉडी जो लिक्विड डिस्प्लेस करती है उसका जो सेंटर होता है उसको कहते हैं हम लोग मेटा सेंटर। उसको क्या कहते हैं, मेटा सेंटर कहते हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटा सेंटर अगर एक ही लाइन पर अगर आ रहे हैं तो ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन में स्टेबल कंडीशन मानी जाती है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज बिलो द मेटा सेंटर। तो डी आपको ऑप्शन आ जाएगा। यहां देखिए, यहां आपको इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि पावर आपकी कांस्टेंट है। तो P इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका dk/dt, क्योंकि dw/dt वर्क जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो जब आप यहां इसको लेके चलेंगे तो हाफ m को आप बाहर कर दीजिए। v² का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2v और dv/dt यहां पर बनता हुआ नजर आपको आएगा। तो अब आप देखिए कि इसको इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 2, ये 2 तो कैंसिल कर दीजिए यहां पर, ठीक है। तो यहां देखिए ये 1/m, ठीक है, और p dt लिख लीजिए यहां पर, और यहां लिख लीजिए आप v dv। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको बाहर रखिएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो p/m को बाहर रखिएगा, t का आ जाएगा t, और इसका इंटीग्रेशन आएगा v²/2। तो कुल मिला के v² जो है प्रोपोर्शनल नजर आएगा t के। तो v इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t। तो स्क्वायर रूट ऑफ t कहां दिख रहा है, ये देखिए बी ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो ये आंसर आपका मैच कर रहा होगा। बाकी अब जो क्वेश्चन है वो मेरी पहुंच से बहुत दूर, हिमांशु सर, ठीक है। भौतिक विज्ञान का जो ज्ञान था वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो अब इसमें पार्ट बचता है आपका साइंस का, और आपका पार्ट बचता है इसमें बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। कैसा पेपर आया था हिमांशु सर आपसे डिस्कस करेंगे कि इस बार पेपर का पैटर्न कुछ बदला है क्या, या फिर वैसा ही पैटर्न जो है पूछा गया है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो हमने आपको आंसर्स बताए हैं, आपके आंसर्स जो है हमारे आंसर्स से कितना मैच कर रहे हैं और आप कितना स्कोर इस बार के इनटेक में कर पा रहे हो। हाँ भाई, जय हिंद सभी को। तो अब आपका सॉल्यूशन देखते हैं, आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस बार थोड़ा सा अगर पहले लेवल की बात करें तो कोई खास लेवल ऐसा था नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आए हैं, थोड़ा सा घुमा के पूछे गए क्वेश्चन। वहीं से है, वही टॉपिक है सेम। देखिए सबसे पहले एल्वेलीज, आपका रेस्पिरेशन का क्वेश्चन है। एपिथेलियम लाइनिंग एल्वेलीज वेरी थिन, हाँ बिल्कुल बहुत पतली सी होती है क्योंकि गैस एक्सचेंज होती है। इलास्टिसिटी फाइबर, ये इस तरह से फूलते हैं शरीर में। उसके बाद वाल, ये आपका वाल ऑफ एल्वेली इज सराउंडेड बाय मैनी ब्लड कैपिलरी, बिल्कुल करेक्ट है, तीनों करेक्ट जाएंगे। आंसर क्या जाएगा, डी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल, अच्छा ओयस्टर साइकिल पूछा है। देखो ओयस्टर साइकिल ये किसमें इज नॉट ऑब्जर्व, नहीं पाया जाता है। जो प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स में नहीं पाया जाता। प्राइमेट्स में, जिनको प्राइमेट्स बोलते हैं, जिनको उंगली पाई जाती है, हाथ पैर इस तरह से उंगलियां पंजे पाए जाते हैं, वो होते हैं प्राइमेट्स। जैसे बंदर है, चिंपैंजी, इनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। और बाकी में क्या होगा, यहाँ से टाइगर में क्या ओयस्टर साइकिल होगा। रेट्स में भी, काऊ में, मंकी के पास देखा है प्राइमेट्स है। तो ये आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इन प्लांट इज यूजुअली विदाउट प्रोटोप्लास्ट एंड रिगार्डेड एज डेड सेल। डेड सेल कितनी बार क्वेश्चन करा है, डेड सेल स्क्लेरेंकाइमा, क्या करा है स्क्लेरेंकाइमा, हटा दो, इतना सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया। विच सेल डज द फर्स्ट
अच्छा, माइटोटिक सेल डिवीजन टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, इस जब भी स्पर्म बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, तो उसमें हमेशा याद रखना है प्राइमरी, इस ये आपका स्पर्मेटोसाइकिल जब चल स्पर्मेटोसाइट होता है तो यहां पर पहली बार डिवीजन होता है प्राइमरी में। दूसरा क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेस्पेक्ट ऑफ सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर। अच्छा, सेल के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछ लिया। अ सेल प्रोसेस, सेल पोजेस सेल वॉल, या सभी सेल में, ऑल सेल नहीं पाई जाती, सब में नहीं पाई जाती। ऑल सेल हैव राइबोसोम प्रेजेंट इन, राइबोसोम पाए जाते हैं। दूसरा सही होगा, जो दूसरा सही होगा, पहला तो खत्म हो गया, जहां जहां पहला है हटा दो। उसके बाद फिर ऑल सेल हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड, सब में न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, नहीं। 2 and 4 ऑल सेल हैव लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, नहीं, ये भी नहीं, ओनली 2 जाएगा आंसर। क्यों? लीनियर नहीं पाया जाता। जो प्रोकैरियोट होते हैं, प्रोकैरियोट में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। तो पहले प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन। नेक्स्ट, Which part of the plant of flower contributes in the form of false fruit? भाई ये क्वेश्चन लगभग सारे बच्चों ने गलत कर दिया। क्यों कर दिया? इसमें स्टेमन, सेपल, पेटल, ये इनसे तो बनता ही नहीं है। ये थैलेमस जो है, थैलेमस, ये थैलेमस कहा जाता है, थैलेमस से बनता है। जो जैसे आपने देखा है ना, गुलाब का फूल देखा है, तो उसमें नीचे जो बंटाहा बनता है छोटा सा, बाद में फूल गिरने के बाद, वो इसे थैलेमस कहा जाता है। ज्यादातर एग्जाम्पल इसमें एप्पल का दिया जाता है। Which following part organism is process of gases exchange during respiration does not, नहीं है, नहीं, इसमें ये पूछा है डज नॉट टेक्स प्लेस, कौन से ऑर्गेनिज्म में? ब्रोंकाई ह्यूमन, अरे यहाँ तो ब्रोंकाई में चलता है, स्किन अर्थवॉर्म, ये भी गिलिया ऑफ पिला, क्या ये गिल्स ऑफ पिला, ये कहाँ होता है? गिल्स ऑफ पिला, गिल्स ऑफ पिला ये सिर्फ और सिर्फ वाटर में करता है वर्क। अच्छा, एक क्वेश्चन इधर छूट गया। वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट एन ओव्यूल पोजेस रिजर्व फूड। अच्छा, रिजर्व फूड कौन रखता है? रिजर्व फूड न्यूक्लियस में रिजर्व फूड होता है। किसी भी सीड का जो न्यूक्लियस होता है उसमें फूड रिजर्व होता है। फॉलोइंग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन लंग्स इज द लोएस्ट। अच्छा, टाइडल वॉल्यूम सबसे कम, टाइडल 500 ml पाया जाता है। ये तो सिंपल सा सभी ने उड़ाया है, मतलब सिंपल, बिल्कुल सिंपल। यहां तक बायो के क्वेश्चन देखे तो सिंपल से क्वेश्चन आए, थोड़ा सा ट्रिकी आएंगे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाल्व्स, अच्छा ये क्वेश्चन है, बाइकस्पिड और मिट्रल दोनों तो सेम होती है, जो कि इधर लेफ्ट वाले पार्ट में पाई जाती है। ट्राइकस्पिड होते हैं, तो ये इसे क्या आपका सेमी ल्यूनर वॉल्व बोला जाएगा। अब ये क्वेश्चन कितनी केमिस्ट्री आई, केमिस्ट्री का क्वेश्चन कितनी बार कराया? ये आपका कैल्शियम 20 होता है, फोस्फोरस क्या होता है 16 होता है। जैसे ये क्या करता है, ये अपने त्यागता है, ये नेगेटिव में चला जाता है, पॉजिटिव में चला जाता है। ये इस तरह से ये सारी चीजें बताई थी, नेगेटिव पॉजिटिव वाली करके। तो ये क्या, यहाँ से आंसर क्या जाता है? 18 और 32, यही तो है। -s-2, 2 माइनस होगा, 2 माइनस, यानी कि इसने क्या कर लिए, तो यहाँ पर 2 अपने त्याग दिए हैं। उसके बाद फिर विच वन, अच्छा नहीं, 2 तो ये ग्रहण करता है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कार्बन इज थर्मोडाइनेमिकली मोस्ट स्टेबल। इस क्वेश्चन पर बहस हुई थी मैराथन क्लास में। बहस ये हुई थी कि यहां पर क्वेश्चन क्या था, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन पूछी थी। प्योरेस्ट फॉर्म पूछता है तो डायमंड जाता है प्योरेस्ट फॉर्म, और थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल पूछता है तो आंसर जाता है ग्रेफाइट। क्या जाता है? ग्रेफाइट जाता है। नेक्स्ट, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अ कोलॉइडल। अच्छा, कोलाइड के बारे में है। कोलाइडल सस्पेंशन हेटेरोजेनियस मिक्सचर, बिल्कुल होता है। कोलाइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम, हाँ बिल्कुल, अरे दूध से क्रीम निकाली जाती है, किससे? सेंट्रीफ्यूगेशन से निकाले। पार्टिकल ऑफ कोलाइड एंड सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आई। सस्पेंशन के तो देखे जा सकते हैं, लेकिन कोलाइड के नहीं देखे जा सकते। जिसने ये स्टेटमेंट थोड़ा सा फास्ट पढ़ लिया तो उसने ये गलत कर दिया। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डज नॉट शो द टिंडल इफेक्ट, हाउएवर द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर शो टिंडल इफेक्ट। बिल्कुल करेक्ट है, पहला सही, दूसरा सही, और ये आपका चौथा सही। तो 1, 2 and 4, 1, 2 and 4, 3 बिल्कुल करेक्ट, 3 बिल्कुल गलत होगा। नेक्स्ट, आगे, नॉन वोलेटाइल, अच्छा नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट में बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्यूशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों ही होते हैं, तो आंसर जाएगा 1 and 2 बोथ, 1 and 2 बोथ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर, अच्छा आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पूछा है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें भी ऑक्सीडेशन होता है। बर्निंग ऑफ फ्यूल, इसमें भी ऑक्सीडेशन होता है। रेंसिडिटी ऑफ ऑयल, ये तो सबको पता था। अच्छा, ये तो सबको पता, लेकिन जो ये ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट्स है, इसमें बच्चों का कंफ्यूजन क्या है कि सर ब्राउनिंग का मतलब यानी कि फ्रूट पक रहे हैं, पकने वाला नहीं था। सेब को काट दो, उसके बाद वो ब्राउन कलर का हो जाता है, वो था ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट। इस वजह से ये भी क्या जाएगा, ये भी ऑक्सीडाइजिंग जाएगा, यानी कि सारे के सारे सभी में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है।
अच्छा, एक करेक्शन है, इब्राहिम सर बोल रहे हैं, कौन सा करेक्शन? 5 मिनट दो तो। एक क्वेश्चन में करेक्शन है बस, उसमें लॉजिकल थोड़ा सा जो है, क्योंकि ऐसा ना कि आप देखोगे फिर बाद में बोलोगे, तो इसलिए जो है, इसलिए मैं पहले से ही करेक्शन कर, ये वाले क्वेश्चन में करेक्शन है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन में करेक्शन है, देखो कैसे, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर जो है 60 डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहाँ होगा TIR, और जब यहाँ TIR होगा तो ये एंगल अगर 60 है तो इससे यहाँ से 60 बनाते हुए वो इस तरह से आएगा, ठीक है। अब फिर जब वो यहाँ टकराएगा तो उसके बाद फिर आपको देखना है क्या होगा, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन, यहाँ पे नॉर्मल अगर हम डालेंगे, तो नॉर्मल अगर आप डालेंगे तो नॉर्मल ये तो नहीं होगा, ठीक है, तो गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस डायग्राम को थोड़ा सा करेक्शन कर दो अक्षय सर बस, ठीक है, दोगे मुझे 2 मिनट? बिल्कुल, मैंने अपना सेक्शन करवा दिया था, लेकिन बच्चे फिर बाद में अगर देखे, मैं चलते चलते याद आया, तो ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री है, ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री है, तो 60 के साथ अब यहाँ 60 बनते हुए ऐसे, तो ये 60 बनेगा इस तरह से, ये 60 ऐसा होगा, और ये आपका कैसा प्रिज्म है, एक इक्विलेटरल, तो ये 60 है, ठीक है, ये वाला 30 हो गया, ठीक है, ये वाला 60 हो गया, ठीक है, तो 60 30 90, तो यानी कि परपेंडिकुलरली ही उस पर जो है आना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा वाला एंगल क्या होगा, ये इस तरह से आएगा ऐसे, ठीक है, तो ये इस तरीके से आ रहा है, तो ये 60 हो जाएगा, तो ये 30 बचेगा, 60 30 90 परपेंडिकुलर आ गया सीधा। सर सही था, करेक्शन नहीं है, सही है, वो मेरे माइंड में घूमा ऐसा, इसलिए देखो मैं वापस आया, ठीक है। हाँ, कंटिन्यू सर। पार्टी देंगे संदीप सर। चलिए, हाँ हाँ चलो जल्दी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, एसिड आर सब्सटेंस दैट डिसएसोसिएटेड वाटर टू गिव हाइड्रोजन आयन एस पॉजिटिव, एक्वस एंड बेस आर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयंस ओ एस नेगेटिव। अच्छा ये देखना, तो ये 11th की एनसीईआरटी डायरेक्ट पूछा है, ये आपका अर्हेनियस कंसेप्ट से आता है। किससे? अर्हेनियस कंसेप्ट। ये थोड़ा सा अलग था बिल्कुल। नेक्स्ट, superphosphate of lime phosphate fertilizer is obtained by the reaction of calcium phosphate with sodium hydroxide, calcium phosphate with sulfuric acid, calcium phosphate with hydrogen chloride, या फिर आपका कैल्शियम फॉस्फेट विद नाइट्रिक एसिड। तो कैल्शियम फॉस्फेट विद सल्फ्यूरिक एसिड है, ये आपका H2SO4 के साथ मिलाते हैं तो तब ये जाके बन जाता है। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा बी। देन 1.7 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट। तो ये देखो, ये क्वेश्चन है, पूछा है क्या चेंज नहीं होगा। पूरा क्वेश्चन लंबी सी इसकी आपको ये बताई, एक थ्योरी बताई, लेकिन पूछा है कि क्या चेंज नहीं होगा। तो आपने देखा है कि मास कभी चेंज नहीं होता है, तो आंसर क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी भी रिएक्शन में मास तो चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिगार्ड टू नाइट्रोलियम। अच्छा, नाइट्रोलियम पूछा है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा नाइट्रोलियम वाला भी आपसे अलग पूछ लिया। देखो, नाइट्रोलियम जो बनता है, नाइट्रोलियम ये आपका इसे कैल्शियम साइनामाइड बोलते हैं। कैल्शियम साइनामाइड और कार्बन के मिलाने से बनता है, और कैल्शियम साइनामाइड जब एक साथ मिलाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? देखो, ये आपका एक ऑर्गेनिक नहीं सिंथेटिक फर्टिलाइजर है। बिल्कुल गलत हो जाता है। ये केवल और केवल नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन करता है, ये भी गलत हो जाता है। डिकम्पोज इनटू अमोनिया इन सोइल, ये करेक्ट है, बिल्कुल मिट्टी में मिलाया जाता है। अमोनिया को क्या करता है? आपका डिकम्पोज करता है। उसके बाद इट प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग कैल्शियम का कार्बाइड विद नाइट्रोजन, बिल्कुल ऐसे बनाया जाता है। तो आंसर क्या है? 1 and 2 कहाँ जाएगा? 1 and 2 ओनली, ए कर दो। नेक्स्ट, अच्छा इधर की तरफ भी एक क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स पिगमेंट। अच्छा, पेयर बनाने पिगमेंट, ये आपका टाइटेनियम ऑक्साइड पिगमेंट है। हाँ जी बिल्कुल, व्हाइटनिंग एजेंट है, किसी भी पेंट में यूज किया जाता है जब भी ये दीवारों वाला पेंट होता है। ड्रायर, अच्छा ये लिखा है
टर्पेंटाइन क्या होता है? टर्पेंटाइन तो एक थिनर होता है जो नेल पॉलिश को हटाने के लिए यूज किया जाता है, ये तो थिनर है, तो ये गलत हो गया। ड्रायर, उसके बाद दिया है नेफ्थेनेट्स। नेफ्थेनेट्स क्या होते हैं? आपने देखे नेफ्थलीन की गोलियां, जो कपूर की गोलियां जिन्हें कहते हैं आप संदूक में, अलमीरा में रखते हैं जिनको, जिससे हल्की सी स्मेल भी आती है, वो ड्रायर का काम करते हैं, ह्यूमिडिटी को सूख लेती है, तो ये भी गलत हुआ। ड्रायर का ये जाएगा, ये दोनों गलत हैं। एंटी स्किनिंग एजेंट पॉलीहाइड्रोक्सीफिनोल, हाँ बिल्कुल, ये भी किसके लिए यूज किया जाता है? ये भी पेंट में यूज किया जाता है, जिससे दीवारों पर डस्ट नहीं लगती है। तो ये 1 and 2, तो कितने करेक्ट जाएंगे? 2 जाएंगे करेक्ट। नेक्स्ट, फॉलोइंग स्टेटमेंट, पाइन ऑयल इज यूज एज एंटी फॉर्मिंग एजेंट इन द इमल्सन पेंट, ठीक है। प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स आर यूज्ड इन their emulsion paints to decrease their stability. उसे dryers having oxidized oil are added to the emulsion paints to the accelerating dyeing process. तो ये इसमें तो सारे के सारे ही बिल्कुल करेक्ट जाएंगे तीनों के। सॉरी, अगर मैं बात करूँ स्टेबिलिटी वाली, इसमें थोड़ा सा ये यहाँ से ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा गलत है। यहाँ से प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स स्टार्च को बोला जाता है इसमें। किसका? स्टार्च का एग्जांपल ले रहा है। स्टार्च आर यूज्ड इन द इमल्सन पेंट्स टू डिक्रीज, नहीं, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ये इंक्रीज होना था, यहाँ बहुत ध्यान से पढ़ना। ये डिक्रीज की जगह क्या आएगा यहाँ पर? अगर इंक्रीज होता तो ये बिल्कुल करेक्ट जाता आंसर। तो आंसर क्या है? 1 and 3। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग AlCl3, NH3, BF3, FeCl3। तो यहाँ से AlCl3 ये क्या पूछा है? ये आपका हाउ मैनी ऑफ द अबव आर, अच्छा लुइस एसिड्स पूछा है। लुइस एसिड्स में AlCl3 लुइस एसिड होता है। NH3 NH3 क्या होता है? बेस होता है। NH3 क्या होता है? बेस होता है। BF3 एसिड, FeCl3 एसिड। तो 1, 2 and 3 ये आपका कितने? अच्छा, हाउ मैनी अबव आर लुइस एसिड, तो 3 जाएंगे आंसर क्या? C इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, soaps are sodium or potassium salt of long chain carboxylic acid, ठीक है। The properties of catenation and isomerism in the element carbon are attributed to existence of large number of organic compounds than inorganic compounds. Carbon dioxide is acidic but carbon monoxide is neutral. ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा अच्छा क्वेश्चन दिया, लेकिन इसके तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट जाएंगे, 1, 2 and 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फिजिकल टेस्ट एम्प्लॉयड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। जब भी पेपर बनाए जाते हैं तो किस बात का, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज पूछे। मैकेनिकल एंड स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज, हाँ पेपर में क्या होना चाहिए? स्ट्रेंथ होना चाहिए, अच्छा पेपर बनाएंगे जब भी कोई भी, अरे पेजेस जो बनाए जाते हैं, कॉपी के पेजेस। सरफेस प्रॉपर्टीज, उसका सरफेस हार्ड होना चाहिए या बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। ज़्यादा चिकना सरफेस होगा तो उस पर लिखा नहीं जाएगा, तो थोड़ा सा ये आपका रफी सरफेस होना चाहिए। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, चमकदार होना चाहिए कि नहीं? हाँ बिल्कुल चमकदार होना चाहिए। पेपर, अरे रफ पेपर भी आते हैं, वाइट पेपर तो इस तरह से बनाए जाते हैं। उसके बाद परमिएबिलिटी टू फ्लूइड्स, बिल्कुल ये सारी की सारी, यानी कि फ्लूइड्स को एब्जॉर्ब करेगा या नहीं करेगा, जिससे फ्लूइड यानी कि हम लिखेंगे जब पेन से उस पर। तो चारों की चारों प्रॉपर्टीज पर निर्भर करता है, तो आंसर जाएगा 1, 2, 3 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिएक्शन एंड प्रॉपर्टीज। रिएक्शन और प्रॉपर्टीज पूछी है। देखो Fe यानी कि ये क्या है? आयरन है, 2HCl, इससे FeCl2, तो क्या कर रहा है ये? Fe इज रिडक्टेंट, बिल्कुल Fe क्या है? इसमें रिडक्टेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आंसर ये तो ठीक है, बिल्कुल रिडक्टेंट है। Zn प्लस CuSO4, Cu इज बिंग रिड्यूस्ड, बिल्कुल Cu रिड्यूस्ड हुआ है, और किसने रिड्यूस किया है? रिडक्टेंट कौन है यहाँ पर? Zn है, तो Cu रिड्यूस हो गया, ये भी ठीक है। Br इज रिडक्टेंट, Br और I, आयोडीन और ये आपका ब्रोम, यहाँ से बोरोन, तो ये यहाँ से क्या हुआ? ये आपका क्या रिडक्टेंट हुआ? नहीं, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। Br क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये गलत जाएगा। उसके बाद CH4 प्लस 2O2, तो C एटम इन CH4 इज ऑक्सीडाइज्ड, बिल्कुल C एटम क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज हुए यहाँ पे, तो आंसर क्या है? 1, 2 and 4, 1, 2 and 4, ये ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन दिया है आपका, अच्छा ये तो करा ही दिया है सर ने करा दिया है सारे के सारे फिजिक्स, ठीक है। तो यहाँ से 1, 2 and 4 जाएगा आंसर भाई। चलिए अब हिमांशु सर कराएंगे आपको ये जीके, जीएस, यानी कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर जो भी पूछे गए, यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार।
जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप पेपर अच्छा रहा आप लोग का जीएस का। स्टाइलस ना है क्या? हाँ बालको, रिकॉर्डेड ये सेशन है, बट पेपर कैसा रहा मुझे बताएं जरूर कि कहाँ पे हम सुधार कर सकते हैं, कहाँ पे और बेहतर हो सकता है। लोग बोलते हैं कि जीएस अनप्रडिक्टेबल है, कुछ पढ़ाया हुआ आता नहीं और फलाना ढिमकाना। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है जिसमें मैंने एनडीए और सीडीएस का पेपर दिलवाया है, और तीसरे अटेम्प्ट में भी दुनिया भर के क्वेश्चंस हैं और हम सिर्फ बोलते नहीं है, प्रमाण के साथ कि कौन सी क्लास से कौन से क्वेश्चन आए थे ये आपको मैं 1-2 दिन में टेलीग्राम पे दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलो अब आपका सॉल्यूशन करवा देते हैं फटाफट फटाफट। सॉल्यूशन करेंगे तेज तेज बेटा, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ पढ़ाया हुआ है तो यहाँ पे एक्सप्लेन तो करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे। पेपर प्रिडिक्टेबल था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि अनप्रिडिक्टेबल पेपर है कुछ बहुत ज़्यादा। ये देखो, इंडिया और रशिया के इनिशिएटिव के बारे में पूछा गया है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये जॉइंटली डेवलप की जा रही है दोनों देशों से। बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखो कितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, पढ़ाया था ये मैंने तुम्हें करंट अफेयर में, कि इंडिया रशिया राइफल प्राइवेट लिमिटेड जो है ये कोरवा शहर बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मध्य प्रदेश स्टेट गलत दे दिया। ये बच्चों कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमसे अगर सही अगर पूछा है तो ये वन ओनली हो जाएगा। जिस बच्चे का पेपर उसने ही गलत किया हुआ है। विच वन अमंग द फॉलोइंग डिपार्टमेंट इज नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर इनमें से कौन सी नहीं आती? डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट भी आती है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस की भी आती है, बॉर्डर मैनेजमेंट की भी आती है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं आती। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि नॉट पूछा है। अटल इनोवेशन मिशन ये भी पढ़ाया हुआ है, किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने, जो कि एक थिंक टैंक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये पिछले साल का करंट अफेयर है, एक साल से भी पुराना करंट अफेयर पूछा गया है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी 2025 में, इट इज योर लखनऊ। पीएम मित्रा जो पार्क्स हैं ये टेक्सटाइल से रिलेटेड हैं, ये भी तुम्हारा पढ़ाया हुआ है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली 11वां मेंबर आसियान का कौन बना है? ये भी तुम्हें मैंने पढ़ाया था, तिमर लेस्ते का है। उसके बाद करंट स्पोर्ट्स की सिर्फ एक क्लास ली थी 1.5 घंटे की, उसमें से ये क्वेश्चन देखना कि रणजी ट्रॉफी इस बार जीती है विदर्भ ने। नेक्स्ट, ये करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर है अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण पॉपुलेशन के हिसाब से। इसका आंसर होगा बच्चों पहले जकार्ता फिर ढाका, क्योंकि जकार्ता में पॉपुलेशन इट इज 40 मिलियन क्रॉस है, 42 मिलियन के आसपास है। ठीक है, न्यू दिल्ली एंड देन योर मनीला। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, ये क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है कि जहां पे क्लाइमेट की वजह से बहुत ज्यादा मतलब प्रभाव पड़ा है। ये इसी ऑर्डर में बिल्कुल ठीक है। हैती पहले पे था, ये 7, 8 और 9 रैंक थी, तो दूसरा, तीसरा और चौथा 1, 2, 3, 4 कहां पे है? ये 1, 2, 3, 4 इस तरह से है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, ये देखो ऑपरेशन कावेरी हमने चलाया था सूडान में और ऑपरेशन इंद्रावती हैती में, है ना। तो ये देखो पहले पे चौथा कहां है? पहले पे चौथा बच्चों एक तो यहां है और फिर दूसरे पे दूसरा यहां है, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम में इनमें से कौन सा नहीं आता? ये पढ़ाया हुआ नहीं था, ये मैंने भी नहीं सुना था। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग नहीं, ये मतलब थी। सोया के बारे में भी इसमें है। एडेप्टेशन ऑफ क्लस्टर बेस्ड अप्रोच के बारे में, क्लस्टर बेस्ड मतलब 10-10 बीघे के 15-15 बीघे के खेत, लेकिन इसमें कैनाल इरिगेशन के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट, कमरजार पोर्ट के बारे में देखो कि ये कितना इजी क्वेश्चन था कि अगर तुम्हें इसमें सिर्फ ये पता हो कि ऑप्शन दिया हुआ है कि ये नेचुरल पोर्ट है, ये नेचुरल पोर्ट नहीं है, यानी कि तीसरा ऑप्शन गलत है। तो 3 यहां भी आ रहा है, 3 यहां भी आ रहा है, 3 यहां भी आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। इतना इजी। नेक्स्ट, ये इस बार ज्योग्राफी में हर बार कुछ ना कुछ एक चैप्टर पे एग्जामिनर फोकस करता ही है। इस बार फोकस किया गया है अर्थक्वेक पे। 4 से 5 क्वेश्चन इसी चैप्टर से है और ये हमने बहुत अच्छे से YouTube पे पढ़ा। 5 क्वेश्चन इससे। अर्थक्वेक वेव्स आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, और देखो स्टेटमेंट भी कितने आसान आसान। ये 2 टाइप की होती हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बिल्कुल ठीक बात है। बॉडी वेव्स इंटरेक्ट करती हैं सरफेस रॉक से और फिर बनाती हैं सरफेस वेव्स, दोनों बिल्कुल ठीक है बोथ। नेक्स्ट, उसके बाद दूसरा अर्थ क्रस्ट के बारे में, द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिनर अंडर फोल्ड माउंटेन। गलत, थिकर होता है। अब ये देखो
द मीन थिकनेस ऑफ ओशन की क्रस्ट की जो थिकनेस है वो 30 किलोमीटर कहां से हो जाएगी, 5 से 10। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत। जो अर्थ क्रस्ट है वो ब्रिटल है इन नेचर में, ये तीसरा ठीक है, यानी कि इसमें थर्ड ओन लिया जाएगा। ठीक है, कंपोजिट वोल्केनोज के बारे में पढ़ा हुआ है, ये बहुत अच्छे से पढ़ाया था। दे रिजल्ट इन एक्सप्लोसिव इरप्शन, एक्सप्लोसिव क्यों होता है ये भी बताया था। इजेक्ट पायरोक्लास्टिक मटेरियल, बिल्कुल सही है। एशेस एक्यूमुलेट नियर द वेंट फॉर्मिंग, जिससे लेयर्स हो जाती हैं, बिल्कुल ठीक है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट, लूज सेडिमेंट्री आर ट्रांसफर्ड इनटू सेडिमेंट्री रॉक बाय द प्रोसेस ऑफ, ये गलत है। वेदरिंग का मतलब होता है टूटना। लिथिफिकेशन आंसर होगा। कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन के प्रोसेस से जब ये छोटे छोटे रॉक जुड़ते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लिथिफिकेशन। टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में बताया हुआ है, ये भी पढ़ाया हुआ है। ये कब होता है, नॉर्मल लैप्स रेट जब उल्टा हो जाता है, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये स्टेटमेंट जरा ध्यान से पढ़ो। विंटर नाइट विद क्लाउडी स्काइज आर कंड्यूसिव फॉर टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए जो रातें ऐसी होती हैं जिसमें क्लाउडी स्काई होते हैं वो अच्छी होती है, गलत। क्लाउडी नहीं, क्या आएगा, क्लियर स्काई आएगा। तो सेकंड देख लो, गलत। सेकंड यहां भी है, सेकंड तुम्हारा यहां भी है, सेकंड यहां भी है, आंसर क्या हो जाएगा, सी। सिर्फ इस एक वर्ड से तुम ये क्वेश्चन ठीक कर सकते थे। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में, दे यूजुअली डेवलप इन द मिड एंड हाई लेटीट्यूड, बिल्कुल ठीक है। इनका एरिया जिसको ये अफेक्ट करते हैं ज्यादा होता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ट्रॉपिकल से इनकी जो डायरेक्शन होती है वो उल्टी होती है, ईस्ट टू वेस्ट नहीं होती, वेस्ट टू ईस्ट होती है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ाया हुआ है ये भी, ठीक है। इनमें से ऐसा कौन सा एरिया है जहां से 50 से सेंटीमीटर से कम होती है, लद्दाख, क्योंकि ये कोल्ड है। हरियाणा में भी 40 से 60 के आसपास एवरेज होती है, लेकिन सबसे कम 15 से 20 के आसपास, दैट इज योर लद्दाख। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, मगर ये क्वेश्चन आएगा और इसे एनडीए पिछले 3 बार से बार बार पूछ रहा है। लैंग्वेज भी चेंज नहीं कर रहा है और ये 4 ऑप्शन भी पिछले 3 साल से सेम ही आ रहे हैं, बताया था मैंने तुम्हें। एज पर द लैंड यूज कैटेगरी, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड में एक ऐसा लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, जो 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम, फैलो अदर देन करंट फैलो कहा जाता है उसको। टाइप ऑफ, ये भी क्लास में कहा था कि वेदरिंग से और इससे क्वेश्चन आएगा, स्टार लगाया था, तो ये तो आने ही है। सॉल्यूशन रिजल्ट होता है लीचिंग ऑफ मिनरल्स, बिल्कुल ठीक है। कार्बोनेशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फेल्सपार, बिल्कुल ठीक है। हाइड्रेशन से वॉल्यूम बढ़ती है, ठीक है बिल्कुल। और ऑक्सीडेशन से कलर भी चेंज होता है, बिल्कुल ठीक है। ऑल ऑफ द अबव, चारों के चारों एकदम ठीक है। उसके बाद मेटामॉर्फ रॉक फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, सैंडस्टोन। सिस्मोग्राफ में पी वेव्स जल्दी आ जाती हैं क्योंकि ये फास्टर होती हैं, दे आर द फर्स्ट टू रिपोर्ट ऑन सिस्मोग्राफ, बिल्कुल ठीक है। पी वेव्स इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट टू एंड फ्रो, और इसका जो मूवमेंट है वो इस तरह से होता है, बिल्कुल ठीक है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, पीपीटी में भी अपनी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन, बोथ 1 and 2, ठीक है। नेक्स्ट, हाइपोसेंटर के बारे में इसी अकेले चैप्टर से देखो कितने क्वेश्चन है, ठीक है। हाइपोसेंटर, इट इज द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज्ड एंड इज कॉल्ड द फोकस ऑफ अर्थक्वेक, बिल्कुल ठीक है। इट इज द पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट एंड मे बी मैनी किलोमीटर डीप विद इन द अर्थ, हाँ नीचे तो होता है, ठीक है। तो बोथ 1 and 2। उसके बाद हाँ ये है कुछ, मतलब जो सुना हुआ नहीं था कि इनमें से क्रिटिकल मिनरल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो टेलेरियम और गैलियम है और ये नहीं है, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड ये नहीं है। नेक्स्ट, Which one of the following wind is responsible for wildfires, बिल्कुल पढ़ाई हुई, सेम लैंग्वेज, सैंतायना, ये सारी पढ़ाई हुई है। उसके बाद इनमें से कौन सा पास है जो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, कुमजोंग है, योंगयाप जहां से वो ब्रह्मपुत्रा एंटर होती है ये भी है, बोमदीला ये भी है, मुलिंगला नहीं है, ये बच्चों उत्तराखंड में है, ठीक है। माउंट ईबू जो रिसेंट इरप्ट हुआ है वो इंडोनेशिया में, वो कैसा वोल्केनो है बताया था, कॉम्पोजाइट। Which of the following statement in case of terrestrial planet के हिसाब से देखो जरा कि मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स ये टेरेस्ट्रियल प्लेनेट हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन डेंसिटी लो नहीं है बच्चों, हाई है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। ये सन और एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच में है, इनर प्लैनेट्स, बिल्कुल ठीक है। लोअर ग्रेविटी इनकी है, ये एस्केपिंग गैस को होल्ड करती हैं, गलत। ये इनके लिए इसीलिए मुश्किल हो जाता है, सेकेंड ओनली, डी। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में एब्जॉर्ब करते हैं अल्ट्रावायलेट रे, नहीं भाई ये तो आयंस वाली है, वो वाली क्या नाम, ओजोन वाली है।
स्ट्रेटोस्फेयर चेंज इन वेदर नहीं, वेदर फिनोमेना जो भी होगा ट्रोपोस्फेयर में होगा। मीजोस्फेयर रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट बैक होती है आइनोस्फेयर से, जो कि थर्मोस्फेयर का पार्ट है, ना कि मेसोस्फेयर का। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन। ठीक है। बुक्स और ऑथर पृथ्वीराज रासो, ये मैंने तुम्हें पढ़ाई थी, और लीलावती, ये दो इनमें से पढ़ाई थी। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये चारों ही ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ द 4। ठीक है। उसके बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखो, वास्को डिगामा आया था 1498 में, तो अगर इन सब में से सबसे पहले 1498 यानी कि 4, ये काट दो, ये काट दो। उसके बाद मगेलान ने जब मतलब ग्लोब का ये जब किया था, ये इट वाज इन 1519 के आसपास। अब बाकी जितनी भी ये घटनाएं हैं ये 1600 से स्टार्ट होंगी, यानी कि 4 के बाद सेकंड कहां आ रहा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने जब लास्ट ज्योग्राफी क्लास में कराया तो मैंने तुम्हें बताया था कि ये बकवास क्वेश्चन है, बदतमीज क्वेश्चन है। बकवास और बदतमीज क्वेश्चन आ गया पेपर में। मैं कहा था मगर ऐसे क्वेश्चन के कोई सिर पैर नहीं होते, लेकिन बिल्कुल सेम यही फ्लाइंग शटल लूम 60 तो क्वेश्चन ही कराए थे, उसमें से ही था क्वेश्चन। ठीक है। तो जो कि बिल्कुल ठीक है। और वाटर फ्रेम रिचर्ड ओकवर्ड ने, और स्पाइनिंग जेनी जेम्स हावर्ड ने, यानी ये भी गलत, ये भी गलत, क्रॉस दिया हुआ है, तो कितने सही है? ए, 1 ओनली। उसके बाद गांधी जी ने लॉन्च किया था सत्याग्रह, पढ़ा हुआ है, ये तो तुम्हें आसान ही है। इसका शुरू में विरोध भी हुआ था, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और इसने सप्रेसिंग पावर दी थी इनको, बिल्कुल ठीक है, यानी कि 1, 2 एंड 3 तीनों ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में कि देयर वाज एबिलिटी ऑफ बैंक व्हिच कुड लोन मनी टू सेट अप इंडस्ट्रीज, वहां पे बैंक अच्छे थे जो अच्छे खासे पैसे व्यापारियों को व्यापार करने के लिए दे रहे थे, और वहां पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी गुड था। दोनों की दोनों चीजें बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, रशियन रेवोल्यूशन के बारे में, ब्लडी संडे स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट नोन एज 1905 रेवोल्यूशन, बिल्कुल ठीक है। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर एस्टैब्लिश यूनियन ऑफ यूनियन एंड डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बिल्कुल ठीक है। दोनों के दोनों ठीक है। ठीक है। ये देखो रेलवेज के लिए इतना आसान क्वेश्चन, दलहौजी। मोहनजोदारो के लिए ये क्वेश्चन मोहनजोदारो से है, लेकिन अटपटा है ये क्वेश्चन, है ना, इजी क्वेश्चन ये नहीं है। इसमें अगर तुमने ध्यान से पढ़ा होगा तो किसी को अगर ध्यान रहा होगा कि ईस्टर्न साइड है, तो ये क्वेश्चन ठीक हुआ होगा, वरना ये मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट ने तुक्का इसमें मारा होगा। ठीक है। इफ यू लाइक टू विजिट, अगर आपको जैन पिलग्रिमेज पे जाना है तो बताओ कौन से टाउन्स हैं जो आपको जाने पड़ेंगे? मोदा बिदरी, सोनागिरी, मदुरई नहीं है, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड। उसके बाद बीट प्रोडक्शन इन हरप्पन सिविलाइजेशन पढ़ाया हुआ है, इंक्लूडेड कार्लेनियन क्वार्ट्ज एंड स्टेटाइट, बिल्कुल ठीक है। सिलेंड्रिकल बैरल शेप थी, बिल्कुल ठीक है। स्पेशलाइज्ड स्टोन ड्रिल्स वर इशूड फॉर मेकिंग होल्स थ्रू द बीट्स, बिल्कुल ठीक है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान सोट टू प्रमोट डेवलपमेंट इस सोशलिस्ट पैटर्न, बिल्कुल सही है। कांग्रेस का भी सेशन हुआ था, अवधि सेशन, ठीक है। बिटवीन 66 एंड ये इसमें एनुअल प्लान आए थे, बिल्कुल ठीक है। 9th 5 ईयर प्लान टेक ऑफ नहीं हुआ था क्योंकि 60th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट, कैग के बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में पढ़ाया हुआ है। पॉलिटी का तो एक क्वेश्चन बाहर, ना तो एनडीए में है और ना ही सीडीएस में है। द कैग शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। द कैग इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर, हाँ फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। द रिपोर्ट, कैग जो है वो अपनी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को देता है, गलत, प्रेसिडेंट को देता है, और प्रेसिडेंट इसको फिर लोकसभा के सामने लाता है, यानी कि तीसरा गलत, पहला और दूसरा सही। नेक्स्ट, ये देखो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ये मैंने तुम्हें गुप्ता एम्पायर में जब पढ़ा रहा था तो उसमें ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बताया था। सबसे पहले होता है प्रेसिडेंट, उसके बाद होता है वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट के बाद होता है प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद आते हैं गवर्नर्स। यानी कि ये देख लो, तीन के बाद नहीं, सबसे पहले तो हाँ ये एक वाइस प्रेसिडेंट देखो कहाँ है, एक ये रहा, एक के बाद प्राइम मिनिस्टर 3, फिर ये 3, फिर गवर्नर्स ये रहा, बी गवर्नर, और स्पीकर बाद में आएगा। पार्ट 9 ए म्यूनिसिपैलिटीज, बिल्कुल ठीक है। पार्ट 9 बी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बिल्कुल ठीक है। पार्ट 10 में यूटी और स्टेट्स के रिलेशन है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज की बात की गई है, ठीक है, तो ये गलत है, ये ठीक है, यानी कि कितने ठीक हैं? 3 ठीक है। नेक्स्ट, यूएन के लिए, यूएन एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, गोल 1 पॉवर्टी के लिए है, बिल्कुल ठीक है। गोल 2 बेटा जीरो हंगर के लिए है, यानी ये क्या हो गया? गलत हो गया। और ये जो क्वालिटी एजुकेशन है ये 4 में है, यानी कि ये भी गलत और ये भी गलत। कितना सही है? सिर्फ 1, ठीक है। मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, बिल्कुल ठीक बात है। राज्यसभा हैज नो पावर टू रिजेक्ट, लेकिन हाँ सजेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, बोथ। नेक्स्ट,
147 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन स्पीकर हैज द पावर टू एडजर्न बोथ द हाउस। अरे नहीं भाई, सीनेट कैसे कर देगा, एक कोई तो करेगा जिसका वो प्रेसाइडिंग ऑफिसर है। गलत। ऑन प्रोरोगेशन इट इज द ओनली, तुम्हें मैंने क्लास में बताया था कि जहां पे भी ऑन लिया जाए यानी कि स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है, नीदर 1 नो 2 अगर इसमें करेक्ट पूछा हुआ है तो। उसके बाद 148 विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। ये UNMOGIP ये भारत पाकिस्तान के बीच में है, ये CYP मतलब साइप्रस, के मतलब कोसोवो, और ये TSO ये गलत है। ठीक है, यानी कि इसमें कितने ठीक हैं, 3 ठीक है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया, कौन सा पेयर सही है? कलकत्ता हाई कोर्ट लक्षद्वीप में गलत है भाई। मद्रास का पुडुचेरी में चल जाएगा। गुवाहाटी मणिपुर में गलत है। ये केरला गलत है, यानी कि सिर्फ कितनी ठीक है, एक ठीक है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर रिमूव किया जाता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह किया जाता है। ये हुई आपकी आंसर की खत्म। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।